अरे 10 दिन बहुत होते हैं, बाद में कर लेंगे। This is the end. सर एक्चुअली मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हो रही है ये बोलते हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये प्रोजेक्ट आपका टाइम से कंप्लीट हो पाएगा। तो अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे कुछ और दिन दे सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। हेलो, कौन बोल रहा है? आई एम सॉरी, शायद रॉन्ग नंबर लग गया है। मैं किसी वीडियो और। एडिटर हो? हाँ, क्यों? डेडलाइन आ गई होगी पर वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई होगी। आपको कैसे पता? आप कौन है? क्योंकि मैं भी एक वीडियो एडिटर हूँ और अच्छा। ऐसा सबके साथ होता है। कोई बात नहीं, हो जाएगी तुम्हारी वीडियो कंप्लीट। कितने नहीं, दिन का प्रोजेक्ट था? 10 दिन का। कितने दिन बचे? 3 दिन बचे हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो, मुझे ना तुम अपने प्रोजेक्ट के डिटेल्स भेज दो अगर पॉसिबल हो तो, मैं देखती हूँ। अगर होगा पॉसिबल तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। मैंने आपके इसी नंबर पे भेजे हैं प्रोजेक्ट के डिटेल्स। अरे चिंता मत करो, ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। बस मैं जो बोल रही हूँ ना उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना। ठीक और है। अगर कोई इश्यू आए तो मुझसे पूछ लेना कॉल करके। ओके, अब ऐसा करो, सबसे पहले तुम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करो ठीक और है। इसमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो। हाँ, मैंने कर लिया। अब इसमें बेस फुटेजेस डाल दो। डाल रही हूँ। ये जब तक वीडियो इंपोर्ट कर रही है तब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात कर लेते हैं। तुमने कई बार नोटिस किया होगा, चाहे तुम कितनी ही अच्छी वीडियो बना लो फिर भी वीडियो में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। ज्यादातर टाइम ये वीडियो क्वालिटी की वजह से होता है। और अगर तुम मेरी तरह मोबाइल से रिकॉर्ड करते हो तो नॉइस रिडक्शन, स्टेबलाइजेशन, कलर करेक्शन और वीडियो को फिक्स करते हुए उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स भी लगते हैं। लेकिन अब इन सारी चीजों को हम इजीली हिटपॉ विक्पी वीडियो एनहांसर को यूज करके फिक्स कर सकते हैं और इसके रिजल्ट सच में बहुत इंसेन है और इसे यूज करना बहुत ज्यादा ईजी है। इसे आपको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। तो ये कुछ इसका यूजर इंटरफेस है। यहाँ पे काफी सारे टूल्स आपको विजिबल हो रहे होंगे, लेकिन अब हम सबसे पहले अपनी वीडियो को एनहांस करके देखेंगे। तो वीडियो एनहांस करने के लिए आपको यहाँ पे वीडियो एनहांसर पे जाना है और आपको अपने वीडियो को ब्राउज करना है। जिस भी वीडियो को आपको एनहांस करना है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है और मैं इसे इंपोर्ट करूंगी। तो यहाँ पे ये विजिबल होगी। कुछ बेसिक से प्ले एंड पॉज वाले ऑप्शन है यहाँ पे और आप इसे ट्रिम भी कर सकते हो इन ऑप्शन के थ्रू। उसके अलावा आपको यहाँ पे सबसे पहले एक मॉडल पिक करना है। अब यहाँ पे काफी सारे मॉडल्स हैं। किसी भी मॉडल पे होवर करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर मॉडल किस चीज के लिए है। ये जो मेरी वीडियो है इसमें क्योंकि फेस विजिबल हो रहा है तो मुझे फेस की डिटेल्स चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो मॉडल मेरे लिए काम करेगा वो है पोर्ट्रेट रिस्टोरेशन मॉडल। मुझे रिस्टोरेशन थोड़ा रियलिस्टिक चाहिए तो मैं इसे पिक कर रही हूँ। आप अपने वीडियो को कितने रेजोल्यूशन तक एक्सपांड करना चाहते हो वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो प्रोसेस होकर एक्सपोर्ट हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर रही हूँ ताकि मैं ये देख पाऊँ कि एक्जैक्टली जो वीडियो है उसमें डिटेल्स में चेंजेस क्या हुए हैं। तो अगर मैं इसे आपको प्ले करके दिखाऊं तो अगर आप डिटेल्स पे ध्यान दो तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स वीडियो में ऐड हो गए हैं। जो वीडियो की शार्पनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट और रियलिस्टिक लग रही है। जो फेस के टेक्सचर्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली यहाँ पे आए हैं। अगर आप चाहो तो इसी सेम वीडियो पे और भी मॉडल्स को चेकआउट कर सकते हो। जैसे अगर मैं UHD रिस्टोरेशन मॉडल को पिक कर लेती हूँ और वापस से प्रीव्यू पे क्लिक करूंगी तो ये इस वाले मॉडल के अंदर रिस्टोर होगी। आप दोनों ही वीडियोज़ को देख सकते हो। ये हमारा UHD रिस्टोरेशन है और ये पोर्ट्रेट रिस्टोरेशन है। देख सकते हो कितनी इजीली और कितनी फास्ट यहाँ पे ये जो वीडियो है ये रिस्टोर हुआ है और डिटेल्स भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। हिटपॉ के अंदर एक और फीचर है जो मुझे बहुत कमाल का लगा है, वो है AI कलरिस्ट। इसे ओपन करके सबसे पहले यहाँ पे मीडिया इंपोर्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से पिक कर सकती हूँ कि मुझे इसमें क्या चेंजेस करने हैं। क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है तो मैं इस वाले मॉडल को पिक कर रही हूँ और डायरेक्टली अगर आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो प्रोसेस होगी और आपको जो एंड रिजल्ट है इस वीडियो का कुछ ऐसा है। कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहे हैं और रियलिस्टिक लग रहे हैं। ये वाकई बहुत कमाल का टूल है। फिलहाल मैं इस पर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे जाकर चेकआउट करना। और अगर आपको इसे ट्राई करना है तो इसका एक फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। आप इसका ऑनलाइन वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जाके चेकआउट ज़रूर करना। मिल जाओ भाई, कहाँ गए? काफी टाइम लग रहा है तुम्हें फुटेजेस डालने में। हाँ, ढूंढने में थोड़ा टाइम। नहीं किया था क्या? नहीं, मीडिया ऑर्गेनाइज करने में बहुत टाइम जाता है, मैं नहीं करती। तभी तो मीडिया ऑर्गेनाइज कर लो। देखो, सबसे पहले हार्डली 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन तुम्हारे घंटों बच जाएंगे इसके बाद में। अच्छा, सबसे पहले ना तुम मीडिया ऑर्गेनाइज कर लो फिर बात करते हैं, ठीक है? देखो, मीडिया ऑर्गेनाइज अगर आप करने वाले हो तो सॉफ्टवेयर की जगह आप कोशिश करो कि आप अपने पीसी के अंदर मीडिया ऑर्गेनाइज करो। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बता देती हूँ फोल्डर्स का।
सबसे पहले आपको जहाँ कहीं भी आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करने वाले हो वहाँ पे एक मेन फोल्डर बनाओ। उस मेन फोल्डर पे आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है और डेट डालनी है, और उसके अंदर आपको कुछ और सब फोल्डर्स बनाने हैं। जैसे एक फोल्डर आपको बनाना है फुटेजेस के लिए, देन एक ऑडियो के लिए, एक ग्राफिक्स के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए, एक एक्सपोर्ट के लिए। कुछ ऐसा आपका फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसके अंदर आपको कुछ सब फोल्डर्स बनाने हैं। जैसे आपको आपके फुटेजेस के अंदर कुछ और सब कैटेगरीज बना सकते हो। जैसे ए रोल्स के लिए एक सेपरेट फोल्डर बनाओगे, बी रोल्स के लिए एक सेपरेट फोल्डर बनाओगे, और आप चाहो तो स्टॉक फुटेजेस या फिर आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप यूज करने वाले हो तो उसके लिए भी सेपरेट फोल्डर्स बना सकते हो। देन आपको ऑडियो में जाना है। ऑडियो में आप बना सकते हो वॉइस ओवर के लिए, एसएफएक्स के लिए, म्यूजिक के लिए सेपरेट फोल्डर्स। एंड ग्राफिक्स में आपको अपने इमेजेस के लिए और जो भी एसेट्स आप यूज करोगे उसके लिए 2 सेपरेट फोल्डर्स बनाने हैं, और वहाँ पे आप अपना मीडिया डालोगे। और प्रोजेक्ट के अंदर आपका जितना भी प्रोजेक्ट का डाटा रहेगा वो सब आपको स्टोर करना है, और आप चाहो तो वहाँ पे प्रॉक्सी फोल्डर्स को भी क्रिएट कर सकते हो। एक्सपोर्ट के अंदर तो आपके सारे रेंडर्स रहेंगे ही। तो ये कुछ बेसिक सा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेट है आपके पीसी के अंदर जो आप रख सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें कुछ और चीजें ऐड कर सकते हो और कुछ कम भी कर सकते हो। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली इन फोल्डर्स को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अगर डालोगे तो वहाँ पे आपको मीडिया ऑर्गेनाइज करने की सेपरेटली जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके बिन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपका मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बच जाएगा, और आप एक ही बार में मीडिया ऑर्गेनाइज करके आपके पीसी के अंदर भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर चुके होगे और आपके सॉफ्टवेयर के अंदर भी। तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की हैबिट डालो, क्योंकि उससे ना खाली आपका वर्कफ्लो फास्ट होगा बल्कि आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलने वाली है। हेलो हेलो। हाँ 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 बताओ, कहाँ तक पहुँच गया प्रोजेक्ट? फिलहाल तो कलर ग्रेडिंग कर रही यार हूँ। काफी फास्ट हो तुम तो। ये तो आराम से 3 दिन में हो जाएगा। नहीं हमारे कट्स वगैरह तो हो ही गए। नहीं, कट्स नहीं डाले मैंने तो ग्रेडिंग स्टार्ट कर दी। मुझे सीधे ग्रेडिंग स्टार्ट कर दी? हाँ ऐसा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। एडिटिंग पाइपलाइन फॉलो करो। अपने वर्क को स्ट्रक्चर में स्टेप्स में डिवाइड कर लो। जैसे मेरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहता है, मैं सबसे पहले रफ कट्स डालती हूँ, देन उन्हें रिफाइन करती हूँ, उसके बाद मैं ऑडियो एडिटिंग करती हूँ, फिर उसके बाद में मैं विजुअल इफेक्ट्स और ग्राफिक्स डालती हूँ, लास्ट में मैं करती हूँ कलर ग्रेडिंग। ये मेरा वर्क फ्लो है, आप अपने हिसाब से इसे अरेंज कर सकते हो। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि आप यही स्ट्रक्चर फॉलो करो, लेकिन आप इसे कर सकते हो। चीज़ों को स्ट्रक्चर में डिवाइड करने से तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें इसके बाद में क्या करना है। नहीं, आप सही कह रही हो। मैंने काफ़ी टाइम बिगाड़ दिया ग्रेडिंग में, और मैंने अभी तक अपने वीडियो को शेप भी नहीं दिया। लेकिन फिर भी आप ऑडियो एडिटिंग स्टार्टिंग में और कलर ग्रेडिंग एंड में क्यों करते हो? ऑडियो एडिटिंग में पहले इसलिए करती हूँ क्योंकि ऑडियो पे अगर आप स्टार्टिंग में ही वर्क करोगे तो आपकी जो पूरी वीडियो है वो ऑडियो एक्यूरेट रहेगी, आपके कट्स टू द पॉइंट रहेंगे, बीट के हिसाब से पूरी वीडियो परफेक्टली वर्क करेगी। और दूसरा, आपका वर्क फ्लो जो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। अगर आप कभी भी क्रिएटिव इशू आपने फील किया है, अगर आप स्टक कर जाते हो क्रिएटिव आइडियाज में, तो वहाँ पे आप इसे ट्राई करना। अगर आपने पहले से ऑडियो एडिटिंग की होगी तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और कलर ग्रेडिंग में एंड में इसलिए करती हूँ क्योंकि कलर ग्रेडिंग थोड़ी बल्कि प्रोसेस है, ये आपके टाइमलाइन को बहुत हैवी कर देगी, तो प्लेबैक इशू बहुत रहता है। और अगर स्टार्टिंग में ही अगर आपको प्लेबैक इशू आ गया तो आप पूरी वीडियो को एडिट नहीं कर पाओगे अच्छे से, और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा चीज़ों में। तो मैं इसीलिए इसे लास्ट में करती हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हो, आप इसे रीअरेंज कर सकते हो। तो फिर मैं कट्स डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, है ना? हाँ, लेकिन याद रखना कि शॉर्टकट्स जरूर से यूज करना, वो तुम्हारा बहुत टाइम बचाएंगे। क्योंकि शॉर्टकट से ज्यादा मैंने नहीं देखा किसी चीज को एडिटिंग में टाइम सेव करते। ओके। शॉर्टकट्स आपका सबसे ज्यादा टाइम सेव करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स को बता देती हूँ जिन्हें तुम रिपीटेडली यूज करना और कोशिश करना याद रखो। उन्हें या तो आप लिख लो या रट लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एडिटिंग को फास्ट करने के लिए। सबसे पहले कुछ बेसिक शॉर्टकट्स की बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट कट डाल सकते हो। जहाँ कहीं पे भी आपका प्ले हेड होगा आपको वहाँ कंट्रोल बी प्रेस करना है। तो अगर आप अपनी किसी भी क्लिप को सेलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करते हुए ड्रैग करोगे तो आप उसे डुप्लीकेट कर सकते हो। टाइमलाइन में कहीं पे भी मार्कर डालना है तो उसके लिए आप एम प्रेस कर सकते हो। आपको प्ले हेड को प्लेस करना है एंड एम प्रेस कर देना है। अगर आप एन प्रेस करोगे तो आप अपने स्नैपिंग टूल को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एल से आप अपने लिंक टूल को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी क्लिप को डिसेबल या इनेबल करना है तो उसके लिए आपको अपने क्लिप को सेलेक्ट करके डी प्रेस करना है। अब कुछ ऐसे शॉर्टकट्स की बात कर लेते हैं जो आपका टाइम सेव करेंगे। अगर आप कॉमा प्रेस करोगे तो आप अपने क्लिप को एक फ्रेम लेफ्ट साइड में मूव कर सकते हो। अगर आप पीरियड बटन को प्रेस करोगे तो आप इसे राइट साइड में एक फ्रेम मूव कर सकते हो। ये शॉर्टकट काफी ज्यादा हेल्प करता है जब आप डिटेल्स पे काम कर रहे हो। अगर आप अपने क्लिप को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट लेस देन बटन को प्रेस करोगे तो आप अपने क्लिप को लेफ्ट साइड में मूव कर सकते हो। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन को प्रेस करोगे तो आप अपने किसी भी क्लिप को राइट साइड में स्वैप कर सकते हो अपने किसी दूसरे क्लिप से। तो ये तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है शॉर्टकट, तो इसको तो आप जरूर से याद रखना। और अगर आप जे बटन प्रेस करोगे तो आप अपने वीडियो को रिवर्स प्ले कर सकते हो, के से आप पॉज कर सकते हो एंड एल से आप फॉरवर्ड प्ले कर सकते हो। और अगर आप जे को डबल टाइम प्रेस करोगे तो आप इसे फास्ट रिवर्स प्ले कर सकते हो। और अगर आप एल को डबल टाइम प्रेस करोगे तो उससे आप फास्ट फॉरवर्ड प्ले कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट प्रेस करोगे तो उससे आप अपने वीडियो को एंड से कट कर सकते हो। और अपने प्ले हेड को अगर आप स्टार्टिंग में प्लेस करके कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट को प्रेस करोगे तो आप उसे स्टार्टिंग से कट कर सकते हो। ये शॉर्टकट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं इस शॉर्टकट को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये सच में बहुत टाइम सेव करता है। इस शॉर्टकट को यूज़ करने के लिए मैंने अपने शॉर्टकट को कस्टमाइज़ किया हुआ है। मैं इस कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट या राइट ब्रैकेट की जगह
अपने वीडियो के एंड में पेज डाउन बटन को प्रेस करती हूँ एंड से कट करने के लिए, और स्टार्टिंग से कट करने के लिए मैं पेज अप बटन को प्रेस करती हूँ। लेकिन इसके लिए आपको अपने शॉर्टकट को असाइन करना होगा। DaVinci Resolve पे जाना है। कीबोर्ड कस्टमाइजेशन को अगर आप ओपन करोगे तो ये पैनल ओपन होगा जहाँ पे आपके जितने भी शॉर्टकट हैं Resolve के अंदर वो सब आपको विजिबल होंगे। जैसे मैंने अपने लिए पेज अप बटन को असाइन किया हुआ है स्टार्टिंग से कट करने के लिए, तो वो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। अगर आपको अपने लिए किसी भी बटन को असाइन करना है, जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई एक की असाइन करना चाहूँ रेंज सिलेक्शन मोड के लिए, तो मैं इस प्लस बटन पे क्लिक करूंगी और मैं की प्रेस करूंगी जो भी मुझे असाइन करनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे L प्रेस करती हूँ तो एक वार्निंग मुझे विजिबल हो रही है। ये वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि ये शॉर्टकट जो है ऑलरेडी असाइंड है, तो मैं इसे यूज नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा की यूज करना होगा जो पहले से यूज में नहीं है, और आपको ये पता करना है कि कौन सी की असाइंड नहीं है, तो वो आपको कुछ ऐसे कलर में विजिबल होंगे। तो ये कीज जो है ये असाइंड नहीं है। अगर मैं F2 यहाँ पे प्रेस करूंगी तो मैं इसे असाइन कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर कमांड के लिए, और मैं अगर सेव पे क्लिक करूंगी तो ये शॉर्टकट सेव हो जाएगा। लेकिन मैं इसे सेव नहीं कर रही हूँ। जब आप एडिट कर रहे होते हो तो आपके जो टाइमलाइन है वहाँ पे कट करते हुए कुछ ऐसे अगर गैप्स बन जाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिलीट गैप्स को। अगर मैं यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाती हूँ टॉप पे, तो एक ऑप्शन मिलता है डिलीट गैप्स का। मैं इससे इन सभी गैप्स को डिलीट कर सकती हूँ, लेकिन मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट असाइन किया हुआ है। अगर मैं H प्रेस करूंगी तो ये डायरेक्टली सभी जो गैप्स हैं ये डिलीट हो जाएंगे। इसके लिए अगर आप शॉर्टकट असाइन करना चाहो तो कर लेना। प्ले हेड से फॉरवर्ड जितने भी क्लिप्स हैं उन्हें अगर सेलेक्ट करना है तो आप Alt Y प्रेस करोगे। लेफ्ट साइड के सभी क्लिप्स को सेलेक्ट करना है तो आप उसके लिए Ctrl Alt Y प्रेस कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत कुछ है शॉर्टकट से रिलेटेड, लेकिन इस वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे ना एक इशू आ रहा था, तो मैंने ना एक फ्यूजन इफेक्ट बनाया था जिसमें मुझे प्लेबैक इशू देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइमलाइन लैग कर रही है। तो अगर इसका कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे बता दोगी। अच्छा, तो प्लेबैक इशू हो रहा है। प्लेबैक इशू के काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं। जैसे आप अपने मीडिया को सेलेक्ट करके अगर राइट क्लिक करोगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रॉक्सी का। तो प्रॉक्सी आपको जनरेट कर लेनी है। उसके नीचे भी आपको एक और ऑप्शन मिलता है ऑप्टिमाइज मीडिया का। या तो आप अपनी प्रॉक्सी जनरेट कर लो या फिर ऑप्टिमाइज मीडिया कर लो। दोनों को करने की आपको जरूरत नहीं है, कोई एक चीज़ आप कर सकते हो। प्रॉक्सी जनरेट करने के बाद भी इतना स्मूथ नहीं चल रहा है। अभी भी इशू आ रहा है? हाँ, तो रिजॉल्व में टॉप पे एक ऑप्शन होता है प्लेबैक का। उसमें नीचे अगर आप आओगे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टाइमलाइन प्लेबैक रेजोल्यूशन। या तो आप उसे हाफ कर लो या फिर क्वार्टर कर लो, तो थोड़े टाइम के लिए आपके लिए वहाँ पे रेजोल्यूशन कम हो जाएगा। थोड़ी कम क्वालिटी में आपको वीडियो दिखेगी, लेकिन एक्सपोर्ट में आपकी प्रॉपर फुल क्वालिटी में जाएगी। और भी मेथड से उन्हें यूज कर सकती हूँ, जैसे अगर आपने कोई हैवी फ्यूजन इफेक्ट डाला हुआ है और आपको प्लेबैक इशू हो रहा है काफी ज्यादा, तो वहाँ पे आप नीचे अगर देखोगे तो एक और ऑप्शन आपको मिलता है रेंडर कैशे। रेंडर कैशे को आपको स्मार्ट कर लेना है, तो ये आपके जितने भी हैवी इफेक्ट्स हैं या फिर ग्रेडिंग वगैरह से आपकी जो फुटेज बल्कि हो जाती है उन्हें भी रन करा देगा। लेकिन इसकी एक कॉस्ट है। आपके जो पीसी है उसकी स्टोरेज इससे डेफिनेटली बहुत ज्यादा हर्ट होने वाली है, क्योंकि ये बहुत स्टोरेज फिल करता है और स्टोरेज की वजह से आपको और ज्यादा प्लेबैक इशू देखने को मिल सकता है अगर आप इन्हें टाइम टू टाइम डिलीट नहीं करोगे। तो ये टेम्परेरी फाइल्स होते हैं, तो आप इन्हें टाइम टू टाइम डिलीट जरूर कर देना एक बार यूज करने के बाद में। और प्रोजेक्ट के रेजोल्यूशंस को भी तुम थोड़े टाइम के लिए कम रख सकते जैसे अगर आपके प्रोजेक्ट का रेजोल्यूशन 4K है तो आप एडिटिंग के टाइम पे उसे 1080p रख सकते हो और रेंडरिंग के टाइम पे वापस से उसे 4K करके रेंडर कर सकते हो। ऐसा भी होता है, ये भी सही है। मैं करके देखती हूँ, है ना। और मैं तुम्हें एक फाइनल टिप दूं, अगर मेरी बात मानो तो हाँ, बिल्कुल। चीज़ों को ऑटोमेट करने की कोशिश करो। एआई के थ्रू या फिर फ्री में टेम्पलेट्स जितने भी हैं अगर तुम्हें अवेलेबल हैं तो उन्हें यूज करो। या फिर कोई दूसरा टूल यूज कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर के अलावा, तो वो भी यूज कर सकते हो। लोगों ने अपना टाइम दे के मेहनत करके पहले ही इन चीज़ों को क्रिएट करके रखा हुआ है, तो तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो उन्हें वापस से स्क्रैच से बिल्ड करने में। हाँ, अच्छा होता है चीज़ों को सीखने के लिए, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा इस चीज़ से स्क्रैच से बिल्ड करके। तो सही कोशिश कह रहे हो। करो चीज़ों को ऑटोमेट करने की। तो मैं वीडियो को खत्म करती हूँ, फिर मैं आपको कॉल करूंगी। फाइनली डन हो गया। हेलो, थैंक्स यार, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, आपने मेरी इतनी हेल्प क्यों की बिना मतलब के। बिना मतलब? ये किसने कहा तुमसे? मतलब तुम्हारे थ्रू मेरा वीडियो बन गया यूट्यूब का। वैसे क्या टाइमिंग है, क्लाइंट का भी मैसेज आ गया। क्या बोला क्लाइंट ने? बोल रहा है वीडियो बहुत अच्छी लग रही है उसे, म्यूजिक बदल दो।